हाँ जी। आगे है जी आपका रिडम्पशन और फोरक्लियर। रिडम्पशन एंड फोरक्लियर, ये रिडम्पशन क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन? सर जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो जाती है फिर उसको आप वापस लेते हैं तो उसको रिडेम्पशन कहते हैं। हाँ जी। और हमने जो प्रॉपर्टी, सपोज कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, मैंने 5 लाख ले लिया और अपनी प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी ले ली और मैं अब पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अब पेमेंट नहीं कर रहा, तो बोला अगला पर्सन जो है 5 लाख लेके मैंने प्रॉपर्टी जो है वो अपनी मॉर्गेज करा ली। अब मैं 5 लाख नहीं ले रहा, तो वो अगला पर्सन जो है वो जाके कोर्ट से फोर क्लियर का भी दावा कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, फोर क्लियर किया जाए, मतलब इसको ये प्रॉपर्टी उतनी देर तक मुझे दे दी जाए जितनी देर तक मैं 5 लाख जो है ये इंटरेस्ट से ख़त्म नहीं कर लेता, उसको फोर क्लियर कहते हैं। अगर मैं 5 लाख देना चाहता हूँ और अगला पर्सन जिसको मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है वो वापस नहीं करता, तो फिर मैं कोर्ट में जाकर दावा दायर कर सकता हूँ और वो मैं कहता हूँ कि मैंने जो मॉर्गेज की अमाउंट 5 लाख ली थी वो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, तो वो मैं दावा करूंगा रिडेम्पशन का, प्रॉपर्टी वापस करने का। और मैं पेमेंट में फेल हो जाता हूँ, तो अगली पार्टी क्या करती है, वो फोर क्लियर का दावा करती है। ये समझ रिडेम्पशन और फोर क्लियर की। रिडेम्पशन एंड फोर क्लियर, किसी को कोई समझ ना आई हो रिडेम्पशन और फोर क्लियर में? सर चल मुझे नहीं है। आगे जी। सर मुझे नहीं आई है। जी मैडम, मैं आपको समझाता हूँ। देखें समरा साहबा, आपने ये एक कंट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज भी होता है, ठीक है। कंट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज भी होता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको हम मॉर्गेज करते हैं, ठीक है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको हम प्लज कहते हैं। जैसे प्लज, हम अदालत बैंक में जाके सोना रखते हैं और हमें लोन मिल जाता है, वो सोना क्या होता है, प्लज हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लज हो जाता है। इसी तरह हम इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि जमीन है, जमीन के डॉक्यूमेंट जाके बैंक में रख देते हैं, वो मॉर्गेज करवा लेते हैं और उनसे हम अमाउंट ले लेते हैं बैंक से। हम सपोज के 5 लाख ले लिया हमने और मैंने अपना 1 एकड़ की जमीन कागज बैंक को मॉर्गेज कर दिए, एक कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट लिखा जाता है, वो मॉर्गेज का कंट्रैक्ट। मैंने अपनी जमीन के कागज बैंक को दे दिए, बैंक ने मुझे 5 लाख दे दिया। अब ये 1 साल के लिए था, के लिए 1 साल के लिए 2000 जनवरी 2020 में मैंने 1 साल के लिए 5 लाख लिया और 2020 जनवरी 2021 में मैंने वापस करना था। मैंने अपनी जमीन के 1 एकड़ के कागज बैंक में रख दिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब 2020 जनवरी 2021 आया, मैं 5 लाख लेके जाता हूँ बैंक वालों के पास कि ये अपना 5 लाख लें और मेरी प्रॉपर्टी वापस करें, मॉर्गेज खत्म करें। वो बैंक वाले मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं करते, वो खत्म नहीं करते। मैं चला जाता हूँ कोर्ट में, कोर्ट में कहूंगा कि ये देखें जी, हमारा ये कंट्रैक्ट हुआ था, 5 लाख मैंने लिया था, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी थी, अब मैं 5 लाख देना चाहता हूँ, वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं कर रहा बैंक, ठीक हो गया। ये तो हो गया रिडम्पशन का दावा। अब मैं 5 लाख बैंक से ले लिया मैंने और मैं उस पे 5 लाख वापस नहीं कर रहा। अब डेट भी आ गई है, 1 जनवरी 2020 में मैंने लिया था, जनवरी 2021 में मैंने पे करना था, अब फरवरी फेब हो गया है, ठीक है। तो मैं अब तक भी पेमेंट नहीं कर रहा, पेमेंट, तो इस सूरत में बैंक वाले चले जाते हैं कोर्ट में। वो कोर्ट में जाके फोर क्लियर, फोर क्लियर होता है जब्त की, जब्त कर लेना, फोर क्लियर, सूट फॉर फोर क्लियर करते हैं, ठीक है। सूट फॉर फोर क्लियर करते हैं कि ये देखें जी, ये हमने इस मिस्टर जफर को 5 लाख दिए, ठीक है, इन्होंने हमें एक मॉर्गेज कर दिया 1 एकड़, ठीक है। अब हमें सूट फॉर फोर क्लियर
हमें हमारी फेवर में डिक्री किया जाए। वो क्या है कि जब्ती होगी, जब्त की होगी, वो आप जमीन जो किसी को दे देंगे, उससे इंटरेस्ट लेते रहेंगे। जितनी देर तक उनका 5 लाख वो कवर नहीं होता, उतनी देर तक वो जमीन किसके, वो जब्तगी में रहेगी बैंक के। ये है फोरक्लेयर। जी समरा साहब। जी क्या समझ आई आपको, समझाएं हमें। सर, जब तक जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है ना, वो उसकी ड्यूज क्लियर नहीं कर देता, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है बैंक के जब्त में रहेगी। अच्छा, ये फोरक्लेयर होगा। रिडम्पशन क्या होता है? रिडम्पशन में ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज अगर की गई है ना, तो हम्म। उसके पैसे जो है वो जितनी डेट के लिए आपने मॉर्गेज पे ली थी, हम्म। तो उसको जो है उस डेट के मुताबिक पैसे देके वापस अपने ले लेना जिसको। हम्म। ठीक है जी। मैमूना आजम साहबा, मैमूना आजम साहबा। जी सर। जी मैडम, क्या होता है ये फोरक्लेयर और रिडम्पशन? आप साथ पेन, अपने साथ पेन और वो रखें रजिस्टर, ये नोट्स बनाते जाएं। ये नोट्स बहुत काम आएंगे आपको, इन फ्यूचर आपको बहुत जी काम सर। आएंगे। सर रिडीम करना तो ऐसा ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज करवाई है और कुछ मनी लिया है, तो वो मनी देकर उसको कुछ अरसे बाद जितने अरसे के लिए करवाई है, हम्म। उस अरसे को टाइम लिमिट पूरी होने के बाद जब आप उसको रिडीम करवा यानी छुड़वाते हैं, जब यानी मनी देकर उसको वापस लेते हैं, तो उसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी को रिडीम करवा रहे हैं। हम्म। और फोरक्लोजर ये होता है कि अगर आप उसको नहीं करवा सकते, जब आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो अक्रूड होते हैं, जितना भी वो जो लाइबिलिटीज आपकी हैं वो आपकी हम्म। वो पूरी नहीं कर रहे, आप मनी मतलब नहीं दे रहे, तो उसको विद होल्ड कर लेता है अगर बैंक या कोई भी बंदा हम्म। जिसके पास आपने करवाया हुआ है। तो वो जब हम्म। उसको प्रॉपर्टी को विद होल्ड करेगा तो उसको कहेंगे फोरक्लोजर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन कंसेप्ट दिया आपने, वेरी गुड। ये था आपका रिडम्पशन एंड फोरक्लेयर। ठीक हो गया। तो इन रिडम्पशन और फोरक्लेयर पे हम कितनी कोर्ट फीस पे करेंगे, ये आगे बताया है कि इन सूड अगेंस्ट मॉर्गेजी फॉर द रिकवरी ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, इन सूड फॉर बाय मॉर्गेजी फॉर फोरक्लेयर ऑफ मॉर्गेज, or where mortgage is made by conditional sale to have sale declared absolute according to the principal money expressed to be secured by instrument or mortgage। प्रिंसिपल मनी क्या है? प्रिंसिपल मनी मैंने 5 लाख ले लिया बैंक से, वो क्या है? वो प्रिंसिपल मनी है। वो प्रिंसिपल मनी है। मैंने 5 लाख ले लिया और एक जो अपनी 1 एकड़ जमीन बैंक को दे दी। ठीक है, वो 5 लाख प्रिंसिपल मनी है। 5 लाख प्रिंसिपल मनी है, उसी 5 लाख पे मैंने कोर्ट फीस पे करनी है। ठीक हो गया। ये था आपका रिडम्पशन। और उसका आगे ये इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये अब देखें कि हमारे जो मेरा ख्याल है 70% आपके दावे जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के होते हैं, बाकी कोई 20% डेक्लेरेशन के हो जाते हैं, डेक्लेरेशन कैंसिलेशन के, बाकी 10% इधर उधर चलते चले जाते हैं। तो कहता है सर जी। तो ये एड की प्रोपोजल जो थी अटैचमेंट की वैल्यू बिल्डिंग से ज्यादा, ये सर कैसे हो सकती है? ये हो सकती है, ये हो सकती है, आपको आगे एग्जांपल के साथ समझाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। आगे चलता है जी, सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। ठीक है, क्या? एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। अब मैंने एक प्लाट लिया है। ठीक है, प्लाट सपोज के 50 लाख का है, 50 प्लाट 10 लाख का है। ठीक है, जो भी उसकी अमाउंट है प्लाट की, नहीं मैं अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आया हूं तो 50 लाख का प्लाट मैं ले लेता हूं 20 लाख में, तो 20 लाख की मैं कोर्ट फीस पे करूंगा। क्या होगा? जितनी
कंसिडरेशन अमाउंट है। कंसिडरेशन अमाउंट क्या होता है? अकाउंट की कंसिडरेशन अमाउंट, जितनी की अमाउंट मतलब जितनी आप अमाउंट फिक्स करते हैं। आप लिखते हैं कि ये कि एक 10 मरला प्लाट, ठीक है, सिचुएटेड फलां 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 फॉर द रुपीज ऑफ 10 लाख, 10 लाख का, तो वो 10 लाख पे आप कोर्ट फीस लगेंगे। ठीक हो गया। आगे आ जाता है कंट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एग्रीड टू सिक्योर्ड। वही बात आ गई, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने मॉर्गेज की करवानी है तो जितनी अमाउंट सिक्योर हुई थी, जितनी सिक्योर हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 लाख, तो 5 लाख पे मैंने बैंक को अपनी जमीन दे दी, तो आप बैंक ने मुझे 5 लाख दे दिया, वो प्रिंसिपल अमाउंट वो आपकी उस पे होगा। आगे कहता है कंट्रैक्ट ऑफ लीज, लीज अकॉर्डिंग टू दी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फाइन और प्रीमियम एंड द रेंट एग्रीड टू बी पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ टर्म। ठीक है। अब लीज, लीज क्या है? लीज आप कोई चीज एक ले लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी पेमेंट करते रहते हैं। सपोज के आपने एक ट्रैक्टर है, ठीक है, मैं मिस्टर ए से ट्रैक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, लीज पे, ठीक हो गया, और उसको मैं कहता हूँ कि मैं आपको हर 6 महीने बाद 50,000 दूंगा, या उसको कहता हूँ कि 1 साल बाद मैं आपको मतलब हर साल 5 साल के लिए लेता हूँ, हर साल मैं कहता हूँ आपको 1 लाख दिया करूंगा, ठीक है, लीज पे। तो वो 1 लाख फर्स्ट ईयर मतलब 5 साल का है, मैंने एक पहले साल कितनी पे किया? 1 लाख, तो उस 1 लाख पे कोर्ट फीस होगी। ठीक हो गया। लीज होता है कि कोई चीज आप किराए पे ले लें या ठेके पे ले लें, ठीक है, और उस पे आप जो पेमेंट करते रहते हैं, वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, सेमी एनुअली, एनुअली, एज पर एग्रीमेंट। ठीक है। तो जितनी आप रेंट पे करते हैं, ठीक है, उसका जो पहले साल जितनी रेंट पे करते हैं उस पे कोर्ट फीस होगी। आगे कहता है जी ऑन अवार्ड, अवार्ड कौन करता है? आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर आपका अवार्ड देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। सपोज सर के ये वहाँ पे मेरा एक सवाल था, ये यहाँ पे फाइन और जो है उसको पॉइंट आउट किया गया है प्रीमियम को। जी कौन बात कर रहे हैं आप? अहमद खान बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, वहाँ बात कर रहा हूँ। जी वहाब साहब, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद। वहाब साहब आपने क्लास डेली लिया करनी है, ठीक है। जी सर। हाँ, अब आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ सर, यहाँ पे प्रीमियम और जो है फाइन का भी थोड़ा सा जिक्र आया है हाँ प्रीवियस। हाँ ठीक है, इस पे आपका वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फाइन और प्रीमियम इफ एनी एंड द रेंट अग्रीड। मोस्टली जो आपका लीज का, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि लीज का यही होता है कि लीज में आप रेंट पे करते हैं, ठीक है, लीज में आप रेंट, एक चीज आपने ले ली, ठेके पे ले ली, उसका आप जो रेंट वगैरह पे करते हैं। उसके अलावा जो इस पे प्रीमियम या रेंट वगैरह की जो बात कर रहा है, वो प्रीमियम तो अगर हम दूसरी साइड पे देखें, प्रीमियम होता है इजाफी। अब जो कंपनी लॉ में हमने जो पढ़ा है, उसमें कहा गया कि कंपनी लॉ में एक जो अच्छी कंपनी है उसके शेयर्स जो है वो प्रीमियम पे सेल हो जाते हैं, और जो दूसरी कंपनी है उसके डिस्काउंट पे सेल होते हैं, या नहीं तो फिर वो जो नॉर्मल कंपनीज हैं, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू पे मतलब अप्लाई होते हैं। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक शेयर है, एक शेयर की कीमत 100 रुपया है, ठीक हो गया, एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, और वो जो नेस्ले कंपनी है उसके शेयर्स दरादर सेल हो रहे हैं क्योंकि उसका डिविडेंड आता है, तो वो शेयर उनके मतलब प्रीमियम पे भी सेल कर सकते हैं। वो एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपया है, उसकी प्रीमियम वैल्यू वो रख देते हैं 120 रुपये, क्योंकि 120 में पे भी लोग खरीदते हैं, कहते हैं कि इन यहाँ पे हम शेयर लेने, यहाँ इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें एनुअली जो हमें
प्रॉफिट मिलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। जो दूसरी कंपनी है, सपोज कि आप इधर पाकिस्तान में रख लो कि गोल्ड में रख लो या कोई और कंपनी रख लो, जो कि इतनी फेमस नहीं है, वो कभी कभी डिविडेंड मार भी जाते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं देते, तो उनका वो डिस्काउंट पे सेल होता है। एक शेयर की कीमत फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो उसकी जो डिस्काउंट पे वो वही 100 रुपये वाला शेयर 80 रुपये पे सेल करते हैं। ये प्रीमियम उस पे आ जाता है कि वो उनकी जो एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम कोई एक्स्ट्रा अमाउंट रख देते हैं, प्रीमियम उस पे आ जाता है, या कोई इसका कोई फाइन वगैरह है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। ठीक हो गया सर। और कोई इस पे प्रीमियम के पे कोई आप डिस्कस करना चाहे, एनीवन? जी नासिर साहब। सर इसमें यही होता है सर, अगर इकट्ठे आप लीज के पैसे भर देते हो सर, उस पर प्रीमियम देती है कंपनी, देती है या सर कोई भी चीज देती है। अगर आप सर उसको इजाफी। लेट करते हैं तो सर उस पे जी सर हाँ इजाफी मिल जाता है, आपको हाँ कंसेशन मिल जाती है। हाँ अगर हाँ आप सर लेट करते हैं किस्त तो सर उस पे फाइन हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इफ एनी लिखा हुआ है ना सर कि दोनों सूरतों में अगर आप इकट्ठे भर देते हैं तो साल पूरे का एग्रीगेट जो है सर हाँ आपको प्रीमियम मिल जाता है, वो कहते हैं यार ये आपको कंसेशन मिल गई है। हाँ जी, अगर नहीं करते तो जी फिर सर। आपको फाइन लग जाता है। तो उस जी सर। फाइन या प्रीमियम की भी हो सकती है। जी सर ऐसे। जी वाब साहब, ठीक हो गया? जी सर, जी सर, क्या समझ समझ आई आपको? सर यही प्रीमियम जो है वो सालाना होता है और एग्रीगेट होता है, वो एक साथ जो है वो पे होता है। और जो है रेंट वाले केस के अंदर जो ये होता है कि वो मंथली बेसिस पे होता है। और जो है ये जो कोर्ट फी होगी वो इसी के अकॉर्डिंगली होगी कि वो ईयर मतलब फर्स्ट ईयर जो पेड किया जाएगा उसके मुताबिक जो है वो जमा की वो मतलब कोर्ट फी चार्ज की जाएगी। देखें, प्रीमियम आप क्या बता रहे हैं, प्रीमियम का क्या कंसेप्ट है आपका? सर प्रीमियम का आपने यही बताया ना कि जो कंपनी जो होती है वो लमसम के अंदर जो पेमेंट होती है। नहीं, आप उसको सबको छोड़ दें। प्रीमियम होता है हम्म, आपका मजीद इजाफी, जो बोनस के तौर एक्स्ट्रा पे दिया जाता है, एक्स्ट्रा। बोनस। हाँ, अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा। ठीक है। ठीक, फाइन क्या है? पेनल्टी है। फन पेनल्टी। ठीक है, लीज की सूरत में आपको प्रीमियम पे भी कोर्ट फीस हो सकती है या फाइन पे हो सकती है। उन्होंने अमाउंट रख दिया था, इतनी पे प्रीमियम होगा या इतनी फाइन होगा, उस पे हो सकती है, या आपकी रेंट अच्छा पे मतलब भी। यहाँ पे 3 कंडीशन है सर, यहाँ पे 3 कंडीशन को डील किया जा रहा है सेपरेटली। एक हाँ पेनल्टी, हाँ, एक जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम, जो यानी कि प्रीमियम, बोनस, प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम। और या फिर ठीक हो वो गया, मंथली जो होता है। ठीक है। मंथली हो गया, ठीक हो गया। आगे कहता है ऑफ एन अवार्ड अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्प्यूट। अवार्ड आ जाता है किसका? कोई आर्बिट्रेटर आपका अवार्ड देता है। ठीक है, सपोज के एक डिस्प्यूट है, एक डिस्प्यूट है जमीन का। ठीक है, जमीन का डिस्प्यूट आ जाता है आपका, मतलब आप डिस्प्यूट आप करवाते हैं आर्बिट्रेशन से। तो वो डिस्प्यूट जो लैंड की, मतलब जिस जमीन की वो जिस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसकी जो वैल्यू होगी। सपोज कि मैं 1 एकड़ का हमारा डिस्प्यूट आ जाता है, वो हम चले जाते हैं उसका अवार्ड लेने के लिए, आर्बिट्रेशन में एप्लीकेशन देते हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 उसके तहत अवार्ड उसके लेते हैं। तो उस पे जो हमारा डिस्प्यूट होगा जिस जमीन का, उसकी जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग, सपोज कि मेरी जमीन की वैल्यू 20 लाख है, तो 20 लाख के 7.5%। मेरी 20 जमीन का वैल्यू मतलब 1 लाख है, तो इस 1 लाख का। ये था आपका आपका 10। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी वन, एनी क्वेश्चन, एनी एल्स? सर मैंने ही क्वेश्चन किया था सर, जी, अटैचमेंट की वैल्यू से बिल्डिंग से कैसे सर ज्यादा हो सकती है? अटैचमेंट की अमाउंट सर बिल्डिंग की वैल्यू से ज्यादा कैसे हो सकती है? सर, ये देखें कि आपके खिलाफ डिक्री है 20 लाख की। ठीक है, आपके खिलाफ 20 लाख की डिक्री है, आपके खिलाफ 50 लाख की डिक्री है। तो सेट साइड में ही है ना सर अटैचमेंट। तो ये मैंने सर अगर एक कोई कनाल की प्रॉपर्टी है, हम्म मेरे हिस्से की सर प्रॉपर्टी है, उसमें सर 4 भाइयों की सर एक प्रॉपर्टी मेरे सर 5 मरले के हिस्से में, वो सर मैंने अटैच कर दी सर, उसकी मैंने सर कोर्ट फीस भरनी थी। अब सर बिल्डिंग की वैल्यू या सर वो टोटल वैल्यू सर उस पूरे कनाल की सर वो तो ज्यादा है हर सूरत में, तो 5 मरले से ज्यादा ही होगी। तो डिक्री भी आपके डिक्री ज़्यादा हो सकती है, मैं यही आपको समझा रहा हूँ।
आपको जो पूछ रहे हैं आप ये पूछ रहे हैं, सर 8 ये पूछ रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की गई, कहते हैं इन अ सूट टू सेट असाइड अटैचमेंट ऑफ लैंड और इंटरेस्ट, कोई लैंड भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकती है, 15 टाइम्स हिज नेट प्रॉफिट, उस लैंड का जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 15 टाइम एज सच फॉर द ईयर नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटिंग, ओ सॉरी, अटैचमेंट लैंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू अमाउंट विच लैंड और इंटरेस्ट वाज अटैच। सपोज के आपकी लैंड है, ठीक है, लैंड 10 लाख की है, आपको आपके खिलाफ डिक्री कितनी की है, 5 लाख की है, ठीक हो गया। तो आपकी मतलब कोर्ट फीस कितनी हिसाब से होगी, जितनी आपकी प्रॉपर्टी पे अटैच हो रही है, सपोज के 5 लाख पे अटैच हो रही है तो 5 लाख पे आप कोर्ट फीस देंगे, 5 लाख पे आप कोर्ट फीस देंगे। अब यहाँ पे दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है, कहता है उसका प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइजो कहता है वेयर द सच अमाउंट एक्सीड द वैल्यू ऑफ लैंड और इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ फी शैल बी कंप्यूटेड एज इफ सूट वर फॉर द पोजेशन ऑफ सच लैंड और इंटरेस्ट। देखें, आपके खिलाफ डील अहमद डिक्री है 20 लाख की, आपके खिलाफ डिक्री है 20 लाख की, आपकी प्रॉपर्टी है सिर्फ 10 लाख की और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वही 10 लाख की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। यहाँ पे अटैचमेंट की अमाउंट कितनी है, 20 लाख, आपकी जमीन कितने की है, 20 लाख 10 लाख की। तो सर यहाँ पे समझ समझा जाएगा कि आपका वो जो कोर्ट फीस होगी वो सिर्फ ये 10 लाख के हिसाब से होगी, वो 20 लाख के हिसाब से नहीं होगी। तो सर अटैचमेंट के हिसाब से ही होगा। हाँ जी, समझ आ गई है। समझ आ गई सर, आ गई। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपके खिलाफ डिक्री 20 लाख की है, आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ 10 लाख की है। अब प्रॉपर्टी की 10 लाख की है तो 10 लाख की प्रॉपर्टी अटैच होगी और 10 लाख की प्रॉपर्टी पे को ही आपने सेट असाइड करवाना है, ठीक है ना। तो उस सूरत में जितनी प्रॉपर्टी होगी वही होगी, जितनी आपने 10 लाख की अटैच की है, तो वो ये नहीं होगा कि 20 लाख की डिक्री है तो 20 लाख पे ही आप फीस पे करेंगे, नहीं। आगे समझ आपको, जी सर बिल्कुल समझ आ गई। क्या समझ आई है। सर किसी ने सर मेरे गिरवी रखा प्लाट था 10 लाख रुपए का, और पैसे मैंने उससे ले लिए सर 20 लाख रुपए। अब सर उसने तो यही सोचा था कि ये प्लाट जो है 20 लाख का 40 लाख का हो जाएगा, लेकिन साल बाद सर प्लाट वो 10 लाख का ही रहा, और सर केस उसने वही सर 20 लाख का मेरे पे कर दिया। हाँ और सर वो कोर्ट फीस तो सर उसी 10 लाख के हिसाब से होगी जो सर अटैचमेंट हुई हुई थी प्रॉपर्टी हाँ पे, जी, हाँ जी, 20 लाख की अमाउंट पे नहीं होगी। हाँ जी, वो सर रिकवरी सर उस पे अटैचमेंट के हिसाब से होती है। हाँ जी, ठीक है। जी सर। आगे है जी आपका, कहता है तू ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, एनीवन, एनी क्वेश्चन, चलें जी, चलें। मेरा यही होता है कि कंसेप्ट यही है कि आपको बेशक एक सेक्शन पढ़ाया जाए लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, बस आप उसके नोट्स बनाएं, उसकी बार बार क्वेश्चन करें, मुझसे जो क्वेश्चन करना है वो करें। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी मैं अब तक लेक्चर दे चुका हूँ, कभी मैंने किसी लेक्चर पे इतनी मेहनत नहीं की। इस कोड फीस एक्ट को मैं कल सारा दिन पढ़ता रहा हूँ, आज भी मैंने काफ़ी 2-3 घंटे पढ़ता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जाके कुछ आपके कंसेप्ट मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ। पहले भी मैंने कोई 3-4 दफ़ा इसको पढ़ा है, कल मैंने सारा दिन पढ़ा है और फिर आज फिर पढ़ा है, कोई साइटेशन डिस्कस की है, कंसल्ट की है, ठीक है। मैंने नोट्स भी काफ़ी सारे बनाए हैं, अब सारी चीज़ें आपको बताने लग गए जाऊँ तो मेरा ख्याल है रात को 2 बज जाएंगे और हमारे ये 10 सेक्शन नहीं होंगे। सर ये खुश्क सब्जेक्ट है। समझ आ रही है आपको जट साहब? जी सही, तकरीबन आ रही है, लेकिन है खुश्क, दूसरों की निस्बत बहुत ज्यादा खुश्क है। बहुत खुश्क है ये। देखे ना कि जब सर आपको सीआरपीसी सीधा सीधा आपको पता चला है ये। अभी इसको देख लें, कोड फीस एक्ट को देख लें या आपको क्यूएसओ को समझ ही नहीं आता। सर लेकिन सर इसका जी रिजल्ट तो सर सीधा आता है 15,000 रुपए पे ही। जितना मर्जी पढ़ ले, एंड 15,000 ही देने हैं। भाई, हाँ वो जी, सर ने पहले भी बात की थी कि वो आपने याद रखना है कि जो है ना 2 लाख तक आपने 7.5% हाँ जी, टैक्स देना, 2 लाख से ऊपर जो है 15,000 रुपया।
हाँ जी टोटली ये याद जरूरी रखना लेकिन कोर्ट अबीर में भाई उस 15,000 तक पहुंचने के लिए जो चक्कर काटना है ना, वो चक्कर याद करना है कि किस हाँ तरह वो जी चक्कर काट के आना है। हाँ जी। वही वही और बात इसके है अलावा सर। जो आपकी 25,000 तक कोई कोर्ट फीस नहीं है। 25,000 तक का क्लेम है, आपको कोई कोर्ट फीस नहीं है। अच्छा सर, जो इस दफा सवाल आया हुआ था, ये मतलब 7 का जो सब क्लास 4 है, उसके आगे सी उसने पूछी हुई थी, हाँ तो डेक्लेरेटरी यही डेक्लेरेटरी सूट, इस पे आपकी कोई जो मर्जी आप लगा दें उस पे ही है। ये तो एक दो लाइनें हैं सारी, इसको आप किस तरह आगे इसको मतलब इसको इसको अब ये मैंने भी किया हुआ था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इसकी प्रोविजन का नहीं पता था कि एग्जैक्ट यही पूछना था उन्होंने। ठीक है, ये तो सही था ना सर? ये इसलिए कहते हैं कि आपको सेक्शन भी याद होने चाहिए। अब मैंने ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया, ये मैंने 2 साल पहले बनाया था, मुझे पता था, लेकिन मुझे प्रोविजन का पता नहीं चला। अब प्रोविजन का पता नहीं चला तो फिर सारा रिस्क भी बंदा नहीं ले सकता, फिर मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं किया था। इसका भी यही है नासिर साहब के, सिर्फ आपका वो जो डिस्क्रिप्शन है आपकी प्लेंटिफ की वो करेगा। आपने पहले ही मतलब इतनी भी लिख लें, एक पेज पे मतलब ले जाएं इसको, एक पेज पे लिख लें, आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। मतलब आपसे नंबर नहीं काटेंगे जितनी आपसे क्वेश्चन। यही तो चीज है ना कि आप देखें सारे नहीं कर सकते, सारे नहीं कर सकते, जितनी आपसे पूछें उतनी उसके मुंह पे मारें बस। ज्यादा लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा, आपको वो नंबर काटेंगे। आगे है जी आपका बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। सर आपने 7.5% का एक कॉन्सेप्ट दिया था। मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि आवाज आपकी वर्कफोर्स बहुत स्लो आ रही है। सर अभी आ रही है आपको आवाज? जी आवाज आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलें आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 7.5 का कॉन्सेप्ट दिया था, 5% का। जी तो वो स्केड्यूल फर्स्ट में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के अलावा बाकी जो से मामला था आपने बताए थे, उस पे 7.5% का वो है जी कोर्ट फीस उसके जी हिसाब से, जी उसमें मार्केट वैल्यू को रख के। जी इसका मतलब यह है कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में 7.5% सब्जेक्ट मैटर को नहीं देखते, इसके अलावा बाकी सबको देखते हैं, लाइक सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम नहीं एंड नहीं मेमो ऑफ मैडम, नहीं अपील नहीं नहीं प्रोसेस। नहीं नहीं नहीं। आपका देखें, आप दावा करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ठीक है, प्लेंट करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उस पे जो आपका कंसिडरेशन अमाउंट है, सपोज एग्रीमेंट टू सेल कंसिडरेशन अमाउंट है उसका 7.5% प्लेंट पे। ओके ठीक है, ओके ओके। इसी तरह ये आपका दावा सपोज खारिज हो जाता है तो आगे अपील में चली जाएंगी, तो वो जो जी कंसिडरेशन अमाउंट है उसका 7.5%। ठीक ओके है, इसी तरह आपका आपके फेवर में आ जाता है, दूसरा डिफेंडेंट चला जाता है, अपील में चला जाता है, तो उसका 7.5%। मतलब इसको इसको एज अ बेसिक रूल हर किसी उसमें सेक्शन में रखना है। हाँ जी हाँ जी। सेक्शन 7 बताता है कि हमने मुख्तलिफ दावों पे कैसे किन मतलब अब देखेंगे, जैसे एक लैंड था जो सेक्शन सब क्लास 5 है, उसमें कहा कि एग्रीकल्चर लैंड है जिससे प्रॉफिट आता है, तो उसका हमने नेट मतलब 15 गुना के साथ लगाना है, वो भी 7.5% होगा। अब एक जमीन है जिससे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, जैसे प्लाट है, उसका भी हमने 7.5% लगाना है। एग्जैक्टली ठीक ओके। है, ये सब पे होगा, ये आपका प्लेंट पे होगा, रिटर्न स्टेटमेंट पे होगा, सेट ऑफ पे होगा, काउंटर क्लेम पे होगा, अपील पे होगा, उसके अलावा आपका क्रॉस ऑब्जेक्शन पे होगा। ओके ओके ठीक है, जी सर। चलो ये आप अब रेडी रहना है, हो सकता है हमारी क्लास 1 बजे तक चली जाए। जी सर। चलें जी, आगे है जी आपका बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। इन फॉलोइंग सूट्स suits between landlord and tenant for delivery by tenant of अब ये लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स का के सूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फॉर द डिलीवरी बाय टेनेंट ऑफ काउंटर पार्ट ऑफ लीज। काउंटर पार्ट ऑफ लीज जो कि मतलब एक लीज को दो हिस्सों में आपने, एक जमीन को दो हिस्सों में आपने लीज पे दिया हुआ है। ठीक है, किसी एक पार्ट को आपने वापस लेना है तो उस पे भी आप
वो उस पे कितनी कोर्ट फीस देंगे वो नीचे बताता है, या टू इनहेंस द रेंट ऑफ टेनेंट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, रेंट बढ़ाना है उसके पे कितनी कोर्ट फीस देंगे, फॉर द डिलीवरी बाय लैंडलॉर्ड ऑफ लीज, या रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम टेनेंट इंक्लूडिंग अ टेनेंट होल्डिंग ओवर आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, या कंटेस्ट or notice of ejectment, या recovery of occupancy of immovable property from which a tenant has been illegally ejected by landlord, के मतलब अगर आपका जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट को इलीगली इजेक्ट कर दिया है, बेदखल कर दिया है, तो उस पे, या अबैटमेंट ऑफ रेंट मतलब रेंट रोक देना अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू विच सूट सफ रेफर पेबल फॉर द नेक्स्ट ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कितनी बात क्या क्या बात करें, अमाउंट ऑफ रेंट, अमाउंट ऑफ रेंट, अमाउंट ऑफ रेंट किस साल की, कि आपने दावा दायर किया है 2021 में, तो 2020 में जितनी अमाउंट ऑफ रेंट थी उसका आपने कोर्ट फीस देनी है। ये जितनी भी आप ऊपर हमने पढ़ा है वो इजेक्टमेंट का नोटिस कंटेस्ट करना है, इलीगल आपको डिस्पोजेस कर दिया है, या आपका रेंट बढ़ा रहा है, या वो आपको बेदखल कर रहा है, ये जितनी भी आपकी सिचुएशन है वहाँ पे क्या कोर्ट फीस होगी, जो आपका रेंट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। कितनी, अमाउंट ऑफ रेंट, जितनी आप रेंट दे रहे हैं 1 साल का, कितनी, 1 साल का, उससे जब दावा दायर किया उससे पहले, उससे 2021 में दावा दायर किया, 2020 में जितनी रेंट दिया उसकी आपने कोर्ट फीस, रेंट उसका सपोज आपने 1 लाख दिया 1 साल का, तो उसका 7.5%, उसका एक आपने रेंट 2 लाख दिया उसका 7.5% उसके हिसाब से। आ गया जी लास्ट और 12वां, कहता है इन सूट्स नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर दिस सेक्शन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू क्लेम्ड बट सच वैल्यू शैल नॉट लेस देन अ वैल्यू विच शुड अट्रैक्ट अ कोर्ट फीस लेस देन 15 रुपीज। कहता है कि जो ये देखे ना कि मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि ला कोई लकूना नहीं छोड़ता, कोई लकूना नहीं छोड़ता, कहीं पे भी आपको लकूना नहीं छोड़ता। इसी तरह ये इसको अब आप रेड विद करें ना वो लिमिटेशन एक्ट जो कि सेक्शन आर्टिकल 120 है और आपका आर्टिकल है 183, 120 और 183। वो क्या कहता है, 183 कहता है कि ऐसी कोई एप्लीकेशन जिसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं बताई गई तो उसकी लिमिटेशन 3 साल होगी, उसकी लिमिटेशन 3 साल होगी। इसी तरह आपका जो सेक्शन 120 है वहां पे बताया गया कि ऐसे कोई दावे जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया तो उसका जो टाइम पीरियड होगा 6 साल होगा, मेरा ख्याल 6 साल है। तो यहाँ पे ये क्या बताया गया, यहाँ पे बताया गया कि अब सेक्शन 7 में जिनका जिक्र नहीं किया गया तो उनकी वैल्यू उस पे होगी जो आप क्लेम कर रहे हैं। सपोज क्लेम आप 5 लाख का करते हैं 5 लाख पे, 50,000 का क्लेम करते हैं 50 लाख पे, जितनी वैल्यू आप क्लेम कर रहे हैं उस वैल्यू पे होगा। लेकिन उसकी प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो की उसकी प्रोवाइजो ये है कि वो आपका क्लेम इतनी कम अज कम होना चाहिए कि कम अज कम उसकी 15 रुपया कोर्ट फीस बने, 15 से ज्यादा बने। ठीक है, ये ना वो रखें आप कि उसकी वो क्लेम आप रख दें कि उसका क्लेम आपका 15 पे आप कितनी बनेंगे इस पे कि और 200 रुपया। ठीक है, 200 रुपये से कम ना रखें, 200 रुपये से कम ना रखें। ठीक हो गया। तो इसलिए अक्सर अक्सर कहते हैं कि आपका जो 15 रुपये कोड फीस आप भर देते हैं, 15 रुपये लगा के ना वो कोड लगा देते हैं। सर जी मैडम। ये एक क्या चीज? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैडम। ये 183 आर्टिकल कौन सा आप बताया किसका? लिमिटेशन एक्ट का मैडम, लिमिटेशन एक्ट का जो एक आपने सेक्शन बताया ना लिमिटेशन एक्ट का 120। हाँ, इस तरह लिमिटेशन एक्ट एक का आपने सेक्शन बताया 120।
वही और फिर दूसरा 183 भी और लिमिटेशन एक्ट का 183 है। का है। 183 भी लिमिटेशन एक्ट का है। 183 में एप्लीकेशन की बात की गई है। ऐसी कोई एप्लीकेशन जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया तो उसके लिए 3 साल का टाइम है। जी सर। ठीक है। जी जी। हाँ, आगे आपका जी हम फर्दर मूव करते हैं। सर 15 रुपए वाली सर दोबारा रिपीट करें। अदील अहमद, इसमें बात की गई रेंट अमाउंट का। ठीक है, जितनी अमाउंट होगी रेंट की और जो जितनी आपने क्लेम किया है उस पे जितनी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ क्लेम, जितनी आपका क्लेम है उस पे कोर्ट फीस लगेगी। एक बात, लेकिन वो कहता है कि इतनी इतनी आपकी कोर्ट फीस ना हो कि आपका जो है वो मतलब आपका मतलब कम अज कम 15 रुपए कोर्ट फीस भी ना लगे। ये बात कर रहे हैं कि बट सच वैल्यू शैल नॉट लेस देन, आपकी वैल्यू वो इतनी ना हो विच वुड अट्रैक्ट ऑफ फीस ऑफ लेस देन 15 रुपीज, कि इतनी कम ना हो कि आपकी फीस 15 रुपए से कम बने। 15 रुपए से कम, 15 रुपए कब बनेगी? 15 रुपए उस टाइम बनेगी जब आपका सब्जेक्ट वैल्यू जो 200 रुपए होगा। इसी इसी जो हमारा जो भाड़ा है इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये हमारी इसकी कोर्ट फीस 200 रुपए बनती है। क्या इतनी बनती है? क्लेम की कीमत 200 रुपए बनती है। 200 रुपए से कम नहीं लगा सकते हम। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दावे भी दिखाए हैं। ठीक है, उसमें मेरे ख्याल